ठीक है, चलो। तो मैं क्या बता रहा था कि आप लोगों को पहले पता होगा कि पहले जब IPv6 नहीं आया था या तो हम लोग हमेशा जनरली IPv4 एड्रेस यूज किया करते थे। IPv4 एड्रेस में अगर आप वैसे तो इसका मतलब तरीका होता है उसको सेट करने का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी करके क्लास ई तक इसका वर्जन चल मतलब क्लासेस चलते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि एक आईपी एड्रेस है, लेट सपोज ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस आपका IPv4 एड्रेस है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इंजीनियर्स को लगा उस समय कि हम लोगों ने इतना बड़ा आईपी एड्रेस बनाया है, लगभग अगर आप देखोगे तो टोटल 4 बिलियन, लगभग इसका एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप देखोगे तो 4294967 296 इतने एड्रेस स्पेस होते हैं टोटल IPv4 में। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि मान लो 00001 इसको दे दिए, ये इसका एड्रेस हो गया, फिर 2 इसका हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके अलग अलग 4 बिलियन आईपी एड्रेस हम लोग उस समय दे सकते थे। तो उस समय ऐसा माना गया था कि इतने कंप्यूटर्स नहीं आएंगे और इतना आईपी एड्रेस सफिशिएंट है। लेकिन आप सब जानते हो कि आजकल हर कोई यूज करता है इंटरनेट को, और आईपी एड्रेस की कमी होनी शुरू हो गई। और ये जो आईपी एड्रेस है ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था सारे डिमांड्स को। इस वजह से ये बोला गया कि एक काम करते हैं कि हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद लेते हैं। नेट क्या करेगा, ये लिमिटेड अमाउंट जो आपके पास है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ IPv4 एड्रेस आपके पास जो मौजूद है, उसको ये सेफ रखेगा या फिर उसको ये कंजर्व करने की कोशिश करेगा ताकि वो फुल ना हो। इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। मतलब इसका उद्देश्य आप लोगों को समझ में आया अभी? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन उद्देश्य ये है कि उसको IPv4 के एड्रेस को फुल होने से बचाना है। तो एक काम कर सकते हैं कि अपन कुछ ट्रांसलेट करते जाएं। तो ट्रांसलेट करने के लिए मुद्दे आए कि ये कैसे ट्रांसलेट करें। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ। आईपी जो मान लो V4 एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आईपी एड्रेस, एक होता है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस और एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट कैसा होता है। लेट सपोज ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है 94.234.13, ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। और प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ 10.0.0.1, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, ये ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं जो पब्लिकली रजिस्टर्ड होते हैं, पब्लिकली रजिस्टर्ड ऑन द इंटरनेट। मतलब कि अगर आप इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं, yahoo.com या कुछ भी, तो आपका जो आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होता है, जो इंटरनेट में रजिस्टर्ड होता है एड्रेस, वो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। और इसी के बारे में आपको और बताता हूँ कि आपको ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए अगर आपको जिस आईपी एड्रेस की जरूरत होती है, वो एड्रेस आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है। और आप जानते हो ये पब्लिक आईपी एड्रेस लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जो हम लोगों ने बात किया। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, ये पब्लिकली रजिस्टर्ड नहीं होता, पब्लिकली रजिस्टर्ड नहीं होता, क्योंकि इससे आप एक इंटरनेट नहीं चला सकते। आप सिर्फ इसको आप लिख सकते हो, कैनॉट डायरेक्टली एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है, विथ प्राइवेट आईपी। अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ आप इंटरनेट नहीं चला सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये आईपी एड्रेस यूज कहाँ होता है, तो ये आईपी एड्रेस यूज होता है इंटरनली। जब आप
कोई चीज को, जैसे एक आप लैन के अंदर में हो या एक छोटे से नेटवर्क के अंदर में हो, तो वहां पे आप एक दूसरे से अगर आपको बातचीत करना है, मान लो एक आपका नेटवर्क है और एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जीसी बिलासपुर का एक पूरा एक नेटवर्क है, उसमें यहाँ से कंप्यूटर लैब से अगर हम लोगों को फिजिक्स लैब तक बातचीत करना है, तो हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस में बात कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ओनली यूज्ड इंटरनली। अब इसको इसको आपको मैं तरीका बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। एक सेकंड यार, ये ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। अब आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है कि लेट सपोज आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आप चला रहे हो कंप्यूटर। अब यहाँ पे जब आप हो, यहाँ पे आपका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके पास मौजूद है, ठीक है। आ, ये आप चला रहे हो जहां से, मान लो ये आपका राउटर है जो बाहर आपका इंफॉर्मेशन भेज रहा है या फिर आपके पैकेट्स भेज रहा है। ये आपका राउटर है जो आपको बाहर से कनेक्ट करके रखा है। मान लो आईएसपी जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो इसको एक आईपी एड्रेस दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, इनके पास एक आईपी एड्रेस है। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे अगर आपको गूगल चलाना है या फिर यहाँ पे आपको कोई फेसबुक चलाना है, तो जब कभी भी आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे आप यूज करना चाह रहे हो मान लो फेसबुक को, तो आप क्या करोगे, अपने राउटर के थ्रू वो जाएगा। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करके रखा है, राउटर को मान लो एक आईपी एड्रेस दे के रखा है। अब जब फेसबुक पे जब रिक्वेस्ट जाएगी, तो आपका आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, ये आईपी एड्रेस कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा इंटरनेट में, रजिस्टर्ड होगा ये आईपी एड्रेस। मतलब कि जीसी बिलासपुर के अंदर आप भी वाईफाई चला रहे हो, मैं भी वाईफाई, कोई भी वाईफाई चला रहे हैं, सब हम लोग एक ही आईपी एड्रेस के अंदर में बैठे हुए हैं। सबका एक आईपी एड्रेस है, आपका पर्सनल प्राइवेट आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो जीसी बिलासपुर का आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होगा। तो जो भी आईपी एड्रेस पब्लिकली रजिस्टर्ड होता है उसको हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस के रूप से जानते हैं। और जो आपका एड्रेस आईपी एड्रेस होता है जो आपका खुद का होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, सोचो कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये भी भेज रहा है वो भी भेज रहा है, तो सबका एक एक आईपी एड्रेस अपन बना देते हैं कि भैया ये 10.0.0.1 है, ये मान लो 10.0.0.2 है। ऐसे अलग अलग प्राइवेट आईपी बना लेंगे ताकि ये राउटर को पता रहे कि भैया कौन सा डिवाइस मेरे को भेजा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में आया क्या, प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? सर, हाँ बोलो। ये जो सेम आईपी एड्रेस रहता है ये आप बताएं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्टर्ड है उसी का रहेगा, या फिर अगर कोई एक ही एरिया का जो राउटर है उसमें भी एक ही आईपी एड्रेस जाएगा? नहीं, अगर एरिया में सब एक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लिए हुए हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एक पब्लिक आईपी दे दिया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कितने भी यूजर हो सकते हैं, हो सकता है एक कोनी के एरिया के अंदर में जीजीयू भी मौजूद है, तो जीजीयू को कोई दूसरा पब्लिक आईपी मिल गया, तो जीजीयू के अंदर में जितने लोग हैं वो सब उस पब्लिक आईपी के अंदर में आएंगे। और अगर जनरल वाईफाई ना यूज़ करके अपने मोबाइल का डेटा यूज़ करेंगे तब भी वही आईपी एड्रेस जाएगा? कब की बात कर रहे हो, जब आप खुद से यूज करोगे? हाँ, अपने मोबाइल के डेटा से अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो? उसके आगे आगे का मैं टॉपिक, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको यस। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट, कि जब आपको एक नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करना है, मतलब आप यूज कर रहे हो, आपका प्राइवेट आईपी से यूज कर रहे हो, बट
आप जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हो वो पब्लिक आईपी डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको शायद ऊपर से ये समझ में आ रहा होगा कि ये सेट ऑफ कौन से आईपी एड्रेस को कौन से आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, वो आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग सारे, जैसा पूछ रही थी कि अगर सबको हम लोग एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, तो इतने पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे पास हैं ही नहीं अभी के IPv4 के लिए, ठीक है। IPv4 के लिए हमारे पास ऐसे इतने सारे पब्लिक आईपी एड्रेस मौजूद नहीं है, इस वजह से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन IPv4 में करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, अब सोचो, अगर इसी को मैं ऐसा बोलूं कि अगर सेम नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस अगर डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस की डिमांड करने लग गए कि भैया मेरे को भी अपना एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, मेरे को भी अपना पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस देना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा जब अगर हर कोई अपना पब्लिक आईपी एड्रेस मांगने लग जाए तो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक आईपी एड्रेस बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अपने पास है, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस का। इस वजह से सबको अलग अलग आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जाता पब्लिक वाला, ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा? तो आपका जो राउटर है, जो आपके पास मौजूद है, जो आपका डेटा को भेज रहा होगा, वो क्या करेगा, उसके अंडर में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको वो असाइन करना शुरू करेगा प्राइवेट आईपी एड्रेस, कि भैया ये तुम्हारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, ये तुम्हारा होगा, ऐसे करके राउटर असाइन करना शुरू करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है आपका, जो आपको मिला है, एक सेकंड, हाँ अभी दिख रहा होगा। ये जो आपके पास जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसको क्या होगा, ये ट्रांसलेट होगा विद द हेल्प ऑफ NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से ये ट्रांसलेट होगा पब्लिक आईपी एड्रेस में, जो आप लोग को एक ISP देगा, मतलब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक पब्लिक ISP दिया होगा, और वो पब्लिक ISP से जब आप इंटरनेट में कुछ भी चलाओगे तो फिर वो रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये भी होता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस, जब यहाँ से मान लो कोई चीज जाएगा तो फिर नेट पब्लिक को प्राइवेट में भी कन्वर्ट करने की हिम्मत रखेगा, ठीक है। लेकिन जो श्रुति क्वेश्चन पूछ रही थी, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब से IPv6 आया है, IP वर्जन 6 एड्रेस आया है, तब से नेट की जरूरत हमको नहीं पड़ती। मतलब IPv6 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि IPv6 में इतने एड्रेस होते हैं, मतलब अगर जितने यूजर है ना उन सबको अगर एक अपन पब्लिक आईपी एड्रेस दे दें तो भी बन जाएगा, क्योंकि ये IPv6 इसीलिए बनाया ही गया है, वो क्योंकि उसमें एड्रेस स्पेस इतना ज्यादा रहता है। और वो कितना ज्यादा रहता है वो आप लोग एक बार जरूर देखना, क्योंकि तुरंत गूगल में सर्च करोगे फर्स्ट उसमें आ जाएगा कि IPv4 की कितनी एड्रेस स्पेस होती है। जैसे मैंने आपको बताया 4 बिलियन होती है। किसी को याद है क्या? मैं फर्स्ट ईयर में क्लास में बताता हूँ, किसी को भी याद है IPv6 में कितना एड्रेस स्पेस होता सर है? 128 128 कितना? कितना? बिट। 128 बिट्स नहीं, बिलियन। हाँ, 128 बिलियन एड्रेस स्पेस होता है। इतना तो हमारे पास अभी जनसंख्या नहीं है जितनी, मतलब उसके वो 10 15 20 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इसी वजह से जो मैं आपको बता रहा था कि हर जो हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं उन हम सबको भी पब्लिक आईपी एड्रेस मिल सकता है अगर हम लोग IPv6 एड्रेस यूज कर रहे होते हैं तो। और जनरली आप अपने कंप्यूटर का खोल के देखोगे या कोई भी, तो आपको IPv6 मिल जाएगा। आप कभी देखना, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाके
नो योर मोबाइल या फिर मोबाइल फोन के बारे में सबसे लास्ट में रहता है, नो योर फोन करके ऐसे कुछ रहता है, अबाउट फोन ऐसे करके। तो वहां सर पे आप, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर एक सिंगल यूजर के मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं क्या? एक सिंगल यूजर का मल्टीपल आईपी एड्रेस, वो फिर प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा अलग अलग। प्रॉक्सी सर्वर का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जब वो अपना आईपी एड्रेस छुपा लेता है और दूसरे का सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर अपना बताता है, तो वो मल्टीपल आईपी एड्रेस शो करता रहता है, तो वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होता है नॉर्मली। सर आपको जो सिंगल हाँ बोलो। राउटर्स है तो उसका डिफरेंट आईपी एड्रेस हो सकता है क्या? किसका? सिंगल राउटर का। सिंगल राउटर का जैसे मैंने बताया कि एक उसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस उसको आईएसपी के द्वारा मिल जाएगा, तो वो उसका एक पर्टिकुलर है। अगर उसके पास मल्टीपल होंगे तो फिर डेटा वहां तक राउट कैसे करेगा? लेकिन ये कुछ ऐसे मेथड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रॉक्सी सर्वर्स ऐसे होते हैं जिससे आप अलग अलग आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग प्रॉक्सी यूज कर करके। यस सर। ओके, तो आई होप, हाँ तो मैं आपको ये बोल रहा था कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में भी चेक कर सकते हो। अबाउट सेटिंग्स में जाके लास्ट वाले ऑप्शन में जाना, अबाउट फोन में आपको अपना आईपी एड्रेस वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। मैक एड्रेस भी होगा मेरे ख्याल से वहां पे मेंशन, वहां सब दिया रहता है सेटिंग्स में। तो ये टॉपिक क्लियर है, आगे बढ़ूं? सर नेट का अभी भी यूज होता होगा ना, हाँ, जो जो IPv4 IPv4 यूज यूज कर रहे करते हैं। हैं, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है। हम्म अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो। वो है आपका पैट, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको ओएसआई लेयर के बाद भी बहुत सारे पोर्ट एड्रेस बताया था। किसी को याद है क्या पोर्ट एड्रेस क्या होता है? सर किसी एप्लीकेशन का जो रन कर रहा हो। अगर एप्लीकेशन आपके सिस्टम में रन कर रहा होता है तो वो एक एड्रेस के थ्रू वो होता है, मतलब उसका भी एक एड्रेस होता है जो 16 बिट का एड्रेस होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो 16 बिट का एड्रेस होता है, जिसको हम लोग सर्विस एड्रेस या पोर्ट एड्रेस भी कहते हैं। मतलब आपके यहाँ अगर जीमेल चल रहा होगा या कोई भी याहू चल रहा होगा, आपके कोई एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में रनिंग हो रहा है, तो उसको अपन प्रोसेस बोलते हैं बेसिकली। और ये उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है कि भैया आपका जो जीमेल का एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर में चल रहा है, तो उसका कोई एक एड्रेस होगा। क्योंकि जब अपन को फाइल भेजना होगा या फाइल रिसीव करना होगा, मान लो कोई मेल रिसीव करना होगा, तो मेल आपके अलग अलग लेयर से होते हुए आपके नेटवर्क तक आ गया, आपके पास आ गया, लेकिन अल्टीमेटली वो खुलेगा तो मेल जीमेल में ही खुलेगा, वो वीएलसी प्लेयर में तो खुलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली उसको अपने एड्रेस पता होना चाहिए कि उसको लास्ट एट द एंड किस पोर्ट एड्रेस पे जाना है। तो ये पोर्ट एड्रेस वही होता है। अब मुद्दा ये होता है कि 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है, तो मैक्सिमम कितना पोर्ट एड्रेस हो सकता है? कोई 2 टू द पावर 16। ये कितना होता है 2 टू द पावर 16 मतलब? लगभग 64,000 होता है क्या? हेलो? सर 65,536। हाँ, 64436 ऐसे करके कुछ होता है, वो 64,000 या 65,000 के करीब आसपास होता है। अब
मुद्दे की बात ये है कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को नेट ओवरलोड भी कहा जाता है। नेट ओवरलोड। प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या हो रहा था, नेट में हो क्या रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने मान लो एक इंसान है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, और यहाँ पे मान लो राउटर है, ठीक है। अब हुआ क्या, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में इस बंदे को इंटरनेट से गूगल चलाना है, ठीक है। तो ये क्या किया, इसका एक अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस हुआ, प्राइवेट आईपी एड्रेस से ये यहाँ पे गया, ये ट्रांसलेट करके उसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, और पब्लिक आईपी एड्रेस से इसको सर्च किया, एंड देन फिर वो लाया, एंड देन उसको वापस आप तक पहुंचाया। ये अभी तक नॉर्मल हो रहा था नेट के थ्रू। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसी टाइम पे इसको भी यूज करना है, इसी टाइम पे इसको भी यूज करना है। तो इन लोगों को क्या कर दिया गया कि इनको, इसका अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इसका अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इसी पर्सन को जीमेल भी चलाना है, इसी पर्सन को फेसबुक भी चलाना है, इसी पर्सन को ये फलाना भी करना है, ठिकाना भी करना है, जो सब काम इसी पर्सन को करना है एक ही आईपी एड्रेस से। अब एक ही आईपी एड्रेस से बार बार डेटा जा रहा है और उसी आईपी एड्रेस में जा रहा है, तो अब प्रॉब्लम हो रही है कि भैया उसको डिलीवर कहाँ करें। तो डिलीवर करने के लिए उसको पोर्ट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान अलग अलग एप्लीकेशन चला रहा है, तो अलग अलग पोर्ट नंबर यूज कर रहा होगा। तो एक काम करते हैं, पोर्ट एड्रेस को भी ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ी, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ओवरलोड होना शुरू हो गया, ओवरलोड होते होते क्या हुआ कि नॉर्मली अपन नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट कर पा रहे थे, लेकिन एक ही इंसान जब बहुत सारे पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अब ये नेट ओवरलोड होना शुरू हो गया, और इसके लिए जरूरत पड़ी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की, कि पोर्ट एड्रेस को भी अपन को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं ऐसे कि मेनी इनसाइड लोकल आईपी टू वन इनसाइड ग्लोबल आईपी, तो शायद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इनसाइड में इतने लोकल आईपी एड्रेस हैं या पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं, उन सब को एक ग्लोबल या पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम बेसिकली नेट तो कर ही रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि आपका पोर्ट नंबर को भी मैप किया जाएगा बेसिकली टू अ यूनिक पोर्ट नंबर, ठीक है। जो ये यूनिक पोर्ट नंबर कहाँ पे होगा, ग्लोबल आईपी में, जो कि आपका पब्लिक आईपी होगा, ग्लोबल आईपी, वहां पे इसको अपन यूज करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल है, लेट सपोज कि इनसाइड में आपका इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस, एक नेटवर्क के इनसाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को लोकल आईपी एड्रेस असाइन करना होगा। इसलिए एक आध मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि लेट सपोज आपका एक है इंसान, वो यूज कर रहा है ये आईपी एड्रेस को, ठीक है। ये उसका लोकल आईपी एड्रेस है ना, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये। और इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये इसका 10,005 इसका पोर्ट एड्रेस है, जो मतलब ये आईपी एड्रेस से वो यूज कर रहा है अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस से, और ये पोर्ट नंबर वो यूज कर रहा है। यहाँ पे हम लोग मान लो पोर्ट नंबर लिख देते हैं। इसको फिर मान लो ये कहाँ पे है, यहाँ ये एक, इस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंसान अपने कंप्यूटर में कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान का मैं यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस ये लिख लिया, और उस जो एप्लीकेशन वो चलाने की कोशिश कर रहा है वो उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे मौजूद है। अब ये जब उसको भेजता है आगे, तो जब ट्रांसलेशन होता है तो एक काम करते हैं, उसका ग्लोबल आईपी एड्रेस उसमें ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ग्लोबल आईपी एड्रेस उसको जो आईएसपी के द्वारा मिला हुआ है वो ये है। ये उसको आईएसपी बोला था कि भैया ये तुम्हारा पब्लिक एड्रेस होगा, तुम्हारे अंदर जितने लोग भी होंगे तुमको यही प्रोवाइड करना है।
तो ये उसका ग्लोबल आईपी एड्रेस हो गया। और अब इसको पोर्ट भी करना है, तो एक काम करता है, इसके अंदर में वो पोर्ट बना दिया 12,001। बोला कि ठीक है, आपका जो भी आपने दिया है मैं इस हिसाब से उसको भेजूंगा। तो उसको एक यूनिक पोर्ट नंबर में उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब लेट सपोज उसी टाइम पे, सेम टाइम पे कोई उसी नेटवर्क में कोई दूसरा व्यक्ति जो कि जिसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मान लो 1.3, ये 2 है और ये 3 है, इसको ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है कि ये मान लो याहू चला रहा है, याहू का मान लो ये पोर्ट नंबर वो यूज कर रहा है, ये भी उसी नेटवर्क में भेजता है। फिर आईपी ग्लोबल आईपी क्या करेगा, ग्लोबल आईपी तो उसके पास सेम ही है जो उसको मिला हुआ है, तो वो एक ही उसको यूज करेगा। फिर इसको वो मैप कर देगा कि भैया ठीक है, इन लोगों के साथ क्लैश मत करे, तो यहाँ पे कर दिया। तो आप सोचो, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, इस तरीके से क्या हुआ कि चाहे ये व्यक्ति हो चाहे ये व्यक्ति हो, मतलब दोनों का प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग है, दोनों ने कोई एप्लीकेशन भी अलग अलग यूज कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। उन लोगों को अलॉट क्या हुआ, उन लोगों को अलॉट एक आईपी एड्रेस ही हुआ जो उनको आईएसपी के द्वारा मिला हुआ है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। और वो क्या कर रहा है, एक आईपी एड्रेस में अलग अलग पोर्ट नंबर उसको सबको असाइन कर दे रहा है। अब ये कितना कर सकता है, आपको पता है कि टोटल जो पोर्ट असाइन हो सकता है वो 64,000 असाइन हो सकता है। मतलब आप ये मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, या एक पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब एक पब्लिक आईपी एड्रेस को कितने लोग यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं मतलब अलग अलग पोर्ट नंबर के साथ 64,000 अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस पे चल सकते हैं। ये समझ में आया क्या? सर एक बार ओवरऑल बता दीजिए ना। हाँ, एक सेकंड, देखो नेट समझ में आया था कि उसको भी ओवरव्यू बताऊं? सर उसको भी बता दीजिए थोड़ा सा बस। ठीक है, देखो अभी तक शुरुआत से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप बस इसका सिंपल एग्जांपल मानो, आप जीसी बिलासपुर के अंदर हो, बहुत सारे लोग हो आप लोग, और आप लोगों का सबका जब अगर अपन सब IPv4 एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो सबका आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करेंगे, जीसी बिलासपुर का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, उसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज को एक्सेस करेंगे। मतलब अगर आप जीसी बिलासपुर का वाईफाई यूज कर रहे हो और उसके बाद आप कोई फेसबुक चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है, तो आपका जो आईपी एड्रेस रजिस्टर हो रहा है वहां पे, वो आपका जीसी बिलासपुर का रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि आप वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है। ये जनरली राउटर्स में यूज होता है, राउटर्स इस काम को जरूर करते हैं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करते हैं। ये सेट ऑफ आईपी एड्रेस जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, उसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये क्यों हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग IPv4 जब यूज करते हैं तब, IPv4 बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, सिर्फ हमारे पास 4 बिलियन IPv4 एड्रेस मौजूद है। पहले ये माना गया था कि इतना काफी है, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और इतना इंटरनेट का यूज हो रहा है कि 4 बिलियन बहुत कम पड़ रहा है, इसलिए IPv6 की तरफ हम लोग गए। तो ये 4 बिलियन ही सिर्फ हमारे पास IPv4 एड्रेस है, ये सबको तो नहीं बांट सकते अपन। तो क्या किया जाए, हम लोग एक काम करते हैं कि दो टाइप के एड्रेस में बांट लेते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि आप जब इंटरनेट को एक्सेस करते हो, तो आपका जो रजिस्टर्ड होता है आईपी एड्रेस वो पब्लिक होता है। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर, जैसे हम लोग जीसी बिलासपुर के अंदर ही अंदर अगर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या लैंड के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तब हम लोग सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको यही चीज बताया कि जब से IPv6 आया है, क्योंकि IPv6 में 128 बिलियन एड्रेस स्पेस होते हैं, बहुत ज्यादा, इतना कि हम लोग हर एक यूजर को आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप IPv6 एड्रेस यूज कर रहे होते हो, और जनरली अभी तो देखो, अगर मैं भी अपने कंप्यूटर का दिखाऊं, तो हम लोगों को दोनों आईपी एड्रेस अभी प्रोवाइड होता है, IPv4 भी V6 भी, ताकि दोनों ही हो। तो IPv6 एड्रेस में
आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको उतनी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हर कोई अपना पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये तो बात हो गई आईपी एड्रेस की, लेकिन आईपी एड्रेस के अलावा भी तो एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। मतलब आप जो एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में या डिवाइस में चला रहे हो, उस एप्लीकेशन का एक एड्रेस होगा, ठीक है? वो एड्रेस में ही वो डेटा डिलीवर हो सकता है, वो एड्रेस में ही वो चीजें चलेंगी। तो वो एड्रेस कितना बिट का होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग एड्रेस अलग अलग बिट के होते हैं, तो ये 16 बिट का एड्रेस होता है। अब मैक्सिमम कितना एड्रेस हो सकता है, तो जितना भी बिट का एड्रेस होता है वो 2 टू द पावर उतना कर दोगे तो वो मैक्सिमम एड्रेस हो सकता है। तो 2 टू द पावर 16 करेंगे तो टोटल 64,000 पोर्ट एड्रेस हो सकते हैं। मतलब अगर आप कोई सिस्टम चला रहे हो तो मैक्सिमम आप 64,000 मान के चलो पोर्ट आप यूज कर सकते हो, पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, उतने एप्लीकेशन आप चला सकते हो अलग अलग पोर्ट नंबर के साथ। इसी वजह से जब पैट को एक और नाम दिया गया है, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर पूछा जाता है कि विच इज कॉल्ड नेट ओवरलोड, तो आपको ध्यान रखना है कि पैट को ही बोला जाता है नेट ओवरलोड। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने की सोच रहे थे, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं था कि एक ही इंसान अलग अलग चीज भी तो चला सकता है। अभी ये सोचा गया था नेट में कि ठीक है भाई, इसको प्राइवेट आईपी अलग दे दो, इसको अलग दे दो, इसको अलग दे दो, मस्त सब चलाएंगे और अपन ट्रांसलेट करते रहेंगे इधर। लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं कि एक इंसान भी तो 10 टाइप की चीज यूज करेगा, फिर ये भी 10 टाइप की चीज यूज करेगा। तो हम लोग को नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के साथ साथ पोर्ट एड्रेस को भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पोर्ट एड्रेस चला रहे हो वो अपने प्राइवेट आईपी में चला रहे हो, लेकिन मैं तो ग्लोबल आईपी देता हूँ यहाँ पे राउटर वाला। तो ग्लोबल के लिए मेरे को एक पोर्ट एड्रेस देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। देखो, इसका मैं एग्जांपल भी दिया था कि एक सिंपल सा, एक ही नेटवर्क के अंदर में दो यूजर हैं, दोनों को एक अलग अलग आईपी एड्रेस दे दिया गया जो उनका प्राइवेट आईपी एड्रेस है या लोकल आईपी एड्रेस है। और ये अपने लोकल आईपी एड्रेस में कुछ एप्लीकेशन चला रहे हैं, लेट सपोज जीमेल चला रहे हैं, तो जीमेल का मान लो ये पोर्ट नंबर मौजूद है। ये याहू चला रहा है तो ये याहू का मान लो इसका पोर्ट नंबर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब ये उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा या रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट में, तो ये आईपी एड्रेस कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। रजिस्टर्ड होगा आपका जो मेन आईएसपी, जिसको आप राउटर को आप चला पा रहे हो, जिसकी मदद से आपका पैकेट इंटरनेट की दुनिया में जा रहा है, उसका आईपी एड्रेस आपके साथ रजिस्टर्ड होगा। ठीक है? तो यही, हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप जैसा जानते हो कि आप चाहे कितने भी यूजर हो जाओ या कितना भी ये चला लो, आपको तो एक ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा या रजिस्टर्ड होंगे, वो है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर में कितने आप यूजर मान लो काम कर सकते हैं या कितने एप्लीकेशन एक साथ काम कर सकते हैं, तो मेरे को पता है कि मैक्सिमम 64,000 एप्लीकेशन एक साथ या अलग अलग पोर्ट एड्रेस के साथ यूज हो सकते हैं। तो सब टोटल एक पब्लिक आईपी एड्रेस टोटल इतने लोगों को असाइन कर सकता है अलग अलग। ये समझ में आया क्या अभी? सर, हाँ बोलो। जैसे हर एक आईपी एड्रेस पे जो जो एप्लीकेशन चल रहा है उन सबको अलग अलग पोर्ट नंबर प्रोवाइड होता होगा ना, या फिर हर एक एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर अलॉट हो गया है? हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है। आप अपने सिस्टम को, आपको अपना एक आईपी एड्रेस है, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस मान के चलो, या IPv6 में ग्लोबल आईपी एड्रेस आपके पास है, लेकिन आप जितने एप्लीकेशन चलाओगे उसका सबका एक पोर्ट नंबर होगा। और आप जीमेल चलाते हो तो आप मेल भेजते हो ना, तो वो मेल आपका पोर्ट नंबर के माध्यम से ही तो जाएगा। मतलब वहां पे जब रिसीव होगा तो क्या पता चलेगा कि वो याहू से आया या जीमेल से आया? वो कैसे पता चलेगा? वो पोर्ट नंबर से पता चलेगा कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। मतलब फेसबुक, याहू, जीमेल सबका एक एक पोर्ट नंबर अलॉट हाँ होगा और वो हाँ हाँ जिसके भी फोन में चला हो वही पोर्ट नंबर होगा। हाँ, जो जिस भी कंप्यूटर में चल रहा है, जिस डिवाइस में चल रहा है, उसका वो पोर्ट नंबर वहां पे मेंशन होगा। और वो फिर जब आप चीजों को भेजोगे या अपने पैकेट को भेजोगे, जब आपका आईपी एड्रेस आपके पैकेट में जाता है डेस्टिनेशन सोर्स का, तो साथ में पोर्ट नंबर भी जाता है कि भैया इस पोर्ट नंबर से मैं आ रहा हूँ और आपको जो मैं रिक्वेस्ट भेजा हूँ, जब आप मेरे को भेजोगे तो इसी पोर्ट नंबर में वापस भेजना। ठीक है? या फिर आप कोई भी मेल भेज दिए तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर पोर्ट नंबर जीमेल के लिए यूज होता है।
तो वो उधर जाके मेल में ही खुलेगा, मतलब जीमेल कहने का मतलब है कि मेल में जाके वो खुलेगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? और किसी को अभी कुछ पूछना है? सर अरे वाह, एक बार में आप लोग समझ जाते हो सब लोग, क्या बात है। नहीं सर, नहीं आया सर। अच्छा, नहीं आया, क्या नहीं आया समझ में? सर वो आईपी एड्रेस वाला फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ, आईपी एड्रेस वाला कौन सा आईपी, मतलब ये तो लगातार आईपी एड्रेस ही है, कौन से वाला टॉपिक बताना है बताओ, टॉपिक या कौन सा एरिया? मतलब हाँ, यहीं से पब्लिक प्राइवेट कर देते हैं। हाँ हाँ। देखो, आईपी एड्रेस ना दो प्रकार का होता है। एक पब्लिक, जो आप बाहर आप शो करते हो अपने आप को, ठीक है। और एक प्राइवेट, जो आप घर में चलाते हो। आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है जो आपका खुद का है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप मान के चलो ये जीसी बिलासपुर है और ये जीजीयू है, तो जीजीयू में भी एक 10.0.0.1 होगा और यहाँ पे भी 10.0.0.1 होगा। लेकिन ये दोनों अलग कैसे हुए? ये दोनों अलग जब होंगे जब ये बाहर कोई डेटा भेजना चाहेंगे तो अपने राउटर की मदद से भेजेंगे, क्योंकि राउटर ही तो बताएगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। राउटर को ये क्या करेगा, राउटर आपका जो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है इसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा जो उसको प्रदान किया गया है। उसको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर आपको याद होगा कि जो भी हमको सर्विस देता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोल दिया है इस राउटर को कि भैया तुम्हारे पास कुछ भी आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तुमको तो एक ही आईपी एड्रेस देना है जो मैं दिया हूँ। मान लो 201.193.68.52 है, तो आपको तो यही देना है जो मैं दिया हूँ। तो ये हो गया उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस जो वो अपने आप के लिए यूज कर रहा है। जीजीयू वाला अपने आपस में बात करने के लिए इसको यूज कर रहा है, लेकिन बाहर जब जाएगा तब उसको राउटर का आईपी एड्रेस यूज करना पड़ेगा जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है ये। ठीक है, मतलब जब भी आप इंटरनेट में रजिस्टर्ड होगे ना, या इंटरनेट में आप कोई भी चीज एक्सेस करोगे इंटरनेट की माध्यम से, तो आपका आईपी एड्रेस रजिस्टर होता है। आप सुने हो ना कभी कि आप कैसे ट्रैक हो जाते हो, आप इधर उधर आपके आईपी एड्रेस से आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो क्योंकि आप कुछ भी चीज यूज करोगे तो आपका आईपी एड्रेस उसमें जाके रजिस्टर्ड होगा कि ये आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट मांगा है, आप मेरे को भेजो। तो ये आईपी एड्रेस आपका बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो आप इंटरनेट में जाते हो। और उसके बाद आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक दूसरे से जब बात करते हो ना, एक दूसरे से मान लो कम्युनिकेट करना है टेलनेट एफटीपी या जो भी माध्यम से, तो वो आप क्या कर सकते हो, अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो जो आपके पास खुद का है। मैं समझा पाया क्या? यस सर। यस सर। ओके, आई होप अब हम लोग एक सर और। हाँ बोलो। सर आप उस टाइम क्या बोल रहे थे सर स्टार्टिंग में कि आपको कॉल आया था कहीं से बाहर से, वो क्या कलेक्टर को कुछ बोल रहे थे, एग्जाम रिलेटेड है क्या? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम वो क्या है ना, डायरेक्टरेट से में वो है क्या बोलते हैं, तुम लोग के जो डायरेक्टर है ना, कभी सुने हो ना तुम लोग, प्रिंसिपल यस को तो सर, सब यस सर। जानते हो। हाँ, यस सर। लेकिन प्रिंसिपल हमारे कॉलेज में बैठते हैं, लेकिन हाँ हाँ। डायरेक्टर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के, सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका एक एक है। डायरेक्टर होता है। हाँ, और वो डायरेक्टर एक आईएएस ऑफिसर होता है। और वो आईएएस ऑफिसर अभी कुछ दिन पहले मीना सर थे, पुष्पेंद्र मीना सर, वो अभी उनका ट्रांसफर हो गया इधर दूसरे जगह। और अभी कोई और सर आए हैं, उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन
वो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, तो वो मीटिंग लेना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए मेरे को अभी फोन आया था, मतलब सर का नहीं आया था, डायरेक्टर सर का, बट वो जो यहाँ जो टेक्यूब प्रोजेक्ट है उसके जो छत्तीसगढ़ के हेड हैं SPIU के, दिवाकर मिश्रा सर, जो जनरली वो चीफ गेस्ट बने रहते हैं, तो वो क्या है, वही मीटिंग कराने के लिए बोल रहे थे कि इनके साथ सारे डायरेक्टर, सारे प्रिंसिपल वगैरह का मीटिंग करना है, तो उसके लिए लिंक जनरेट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही करना है। और माइक्रोसॉफ्ट टीम, सोचो, माइक्रोसॉफ्ट टीम पूरे छत्तीसगढ़ में किसी को आता नहीं है यूज करने। हम लोग पूरा अपना कॉलेज का पढ़ाई उसी से कर रहे हैं। तो उन लोग यस बोले कि सर, मोस्टली किसी के पास नहीं है ये, कोई नहीं यूज सब करता है इसको। सब जूम वगैरह चीज यूज करते हैं वगैरह, और तो और इसलिए मीट। तो बोले हैं कि इसको लिंक बना के भेजना, तो मैं सर को बोला हूं अभी क्लास होने के बाद भेजूंगा सर करके। परसों है वो मीटिंग। हाँ, तो नेक्स्ट सर एक आगे आता हूँ। क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जो ये हैकर लोग बैंक से पैसा उड़ाते हैं तो इनका फिर आईपी के एड्रेस कैसे ट्रेस नहीं हो सकता सर? बता तो रहा हूँ, बहुत सारे प्रॉक्सी IP एड्रेस यूज होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा IP एड्रेस यूज कर रहे हैं वो, और यूज हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पकड़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पकड़ाते, लेकिन मल्टीपल प्रॉक्सीज यूज करने के चक्कर में जब जो उसका मेन सोर्स होता है वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इतना बड़ा ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आपको मैं सबको बता देता हूँ कि पूरी देश में जब ये सर्वे किया गया कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में कौन से स्किल्स होंगे जो सबसे ज्यादा काम के आएंगे, तो उसमें टोटल फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजी के नाम से 9 इमर्जिंग एरिया को चुना गया, जिसको ये बोला गया कि आगे जाके नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें खूब ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, और इसमें मतलब ये काफी डेवलप होगा, जिसमें IoT, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, और बहुत सारे हैं, मतलब 3D प्रिंटिंग है, ये सब है। उसमें एक साइबर सिक्योरिटी है, जिसके लिए हम लोगों को भी ट्रेनिंग में भेजा गया था IIT रुड़की। तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी को, मैं अभी आप लोगों को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मान लो 2 घंटा पढ़ाता हूँ, 2 घंटे में कितना पढ़ा देता हूँ, जितने टॉपिक हो पाते हैं उतने टॉपिक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ब्रीफ ब्रीफ दे सकूं, क्योंकि इतने अलग अलग ब्रांच के मौजूद हैं कि सबको मैं एक लेवल पे नहीं ले जा सकता। तो मैं ब्रीफ देता हूँ। लेकिन अगर आपको एक जॉब की आपको जरूरत है, या मतलब अगर आपको एक बूम करना है आगे जाके फ्यूचर में, खासकर CSIT ET वगैरह लोगों को, तो आप ये टाइम का बहुत बहुत सदुपयोग करें। मतलब मेरे 2 घंटे को आप उसको 15 या कम से कम 12 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। आप उसमें परफेक्शन ले आइए कि कल के डेट में आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में आप जाने जाएं, या फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी के मास्टर बन जाएं। और आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। मतलब अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करोगे ना, तो आपको यूट्यूब से लेके आपको मतलब बुक्स में या नोट्स में कहीं पे भी आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। तो आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी अपना सब काम छोड़ के यही कर रहा हूँ, मतलब कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को सबको बताया है कि हम लोगों को एक्चुअली IIT रुड़की में या IITs में भेज के वो पूरा नहीं हो पाया जो हम लोग चाहते थे। हम लोग एक्चुअली पढ़ना चाहते थे, क्योंकि मैं भी इस कोर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, साइबर सिक्योरिटी से या साइबर कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े हुए मेरे को कम से कम 9 साल हो गए। उस 9 साल के बाद मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। और खासकर इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। मतलब मेरे को 2 घंटे पढ़ाने के लिए कम से कम 5 घंटे पहले पढ़ना होता है, तब जाके मैं उस 2 घंटे को डिलीवर कर पाता हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरे 2 घंटे के बाद आपके पास बहुत सारा एरिया बचता है जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको जरूर करना चाहिए। किसी एक फील्ड में मास्टर बन जाओगे ना, तो इंजीनियरिंग तो हर कोई कर रहा है। इंजीनियरिंग आप जानते हो, इंजीनियर इतने सारे निकल रहे हैं। अभी जस्ट एक बैच निकलने वाला है, कितने सारे निकलेंगे, 273 इंजीनियर फिर से निकल जाएंगे आप ही के कॉलेज से। करेंगे क्या उसमें से? 73 भी नहीं, उसमें से अभी तक सोचो 53 मेरे ख्याल से शायद प्लेसमेंट हुआ था, और 53 में भी ज्वाइनिंग अभी कोरोना की वजह से आएगा नहीं। लेट सपोज 23 लोगों को तुरंत ज्वाइनिंग मिलती है, बाकी लोग क्या करेंगे? इतने सारे लोग ये 2 साल 3 साल PhD करते रहेंगे और फिर बोर हो जाएंगे। फिर कोई छोटा मोटा पोस्ट निकलेगा उसमें भर जाएंगे और फिर जीवन बीत जाएगी। उसके बजाय एक काम करते हैं, यहाँ पे बूस्ट करने का मौका मिला है तो बूस्ट करो।
जितना सीख सकते हो उतना सीखो, और यही टाइम है आपके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान के चलो। मैं ज्यादा तो नहीं बोल सर गया ये ना? साइबर, नो सर, नो सर, सर ये साइबर सिक्योरिटी का मास्टर्स भी होता है क्या? साइबर सिक्योरिटी का मास्टर्स होता होगा कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मैंने कभी देखा नहीं है कहीं पे कि साइबर सिक्योरिटी में होता है। डेटा एनालिटिक्स वगैरह में तो कंप्यूटर साइंस में काफी होते हैं। मेरे को याद मालूम नहीं है क्योंकि कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स का मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर्स का देखा हूँ। तो इसके ब्रांचेस के बारे में आपको बता सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बारे में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, शायद कंप्यूटर साइंस आईटी वालों को पता होगा शायद उनको। हाँ, ओके, आगे बढ़ूं क्या? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको मैं बस आपको नेट और पैड का ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, क्योंकि अगर आपको मैं एक बार सिलेबस आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज कहाँ गया, डाउनलोड्स, फ्यूचर स्किल ट्रेनिंग, सिलेबस न्यू प्लान, मिड टर्म। देखो हम लोग कहाँ पे हैं आपको, देखो यहाँ पे आपको मैंने कल वीपीएन तक बताया था, फिर यहाँ पे डीएमजेड बताया, एनएटी बताया, पैड बताया, अब आगे के दो टॉपिक बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपका टोपोलॉजी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ना कि क्या क्या टोपोलॉजीज होती हैं नेटवर्क की, नेटवर्क टोपोलॉजी, यस बस सर। टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, वो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। जोन्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल इतना बड़ा जो पॉइंट है वो सिर्फ 2 नंबर का है। तो जितना हो सकता है उतना अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी अपन इसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि अपन को आगे मॉड्यूल भी कंप्लीट करना है। तो आपको एक एसीएल के बारे में बताता हूँ। जो एसीएल यहाँ पे लिखा हुआ है, एसीएल, एसीएल का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको आप एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड की तरह मान सकते हो। जो एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है, वैसा टाइप का आप इसको मान सकते हो। एसीएल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल बताऊं, तो एसीएल क्या है? एसीएल है सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कुछ रूल्स का प्रावधान है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो काम क्या करते हैं, बेसिकली फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, फिल्टर, किस चीज को फिल्टर करेंगे? फिल्टर करेंगे योर ट्रैफिक इन नेटवर्क। आपके जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, आपका मान लो ये आपका नेटवर्क है, लेट सपोज आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, और यहाँ पे मान लो आपका इंटरनेट मौजूद है। ठीक है, इंटरनेट में दुनिया जहाँ की सब चीजें मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एसीएल का इस्तेमाल करेंगे। एसीएल क्या है? एसीएल कोई इंटरफेस नहीं है, कुछ नहीं है। एसीएल एक सेट ऑफ रूल्स है ना, ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ रूल्स है जो क्या काम करता है, वो फिल्टर करने की मदद करता है, फिल्टरिंग करने का काम करता है। क्या फिल्टरिंग करेगा? ट्रैफिक को फिल्टर करता है, मतलब कौन सा ट्रैफिक यहाँ आना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक यहाँ जाना चाहिए, उसको फिल्टर करने का काम कुछ सेट ऑफ रूल्स से डिफाइन होते हैं। उसको एसीएल या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोला जाता है। बेसिकली आपको अगर अब ध्यान समझ में आ रहा होगा, तो ये इसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोला जाता है। फिल्टरिंग मतलब जो फायरवॉल्स होते हैं ना, तो फायरवॉल तो आगे का टॉपिक है ही अपना, तो पैकेट को फिल्टर करने का जो फायरवॉल है वो एसीएल को ही बोला जाता है। एसीएल को पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोला जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, ठीक है, तो आप अपना माइक माइक बंद कर लो सब लोग।
कहाँ से आवाज आ रहा है? ठीक है, ओके। तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। बेसिकली ये पैकेट क्यों बोला जाता है इसको, या फिर इसको आप ये आईपी पैकेट्स को ना देख के फिल्टर करने की कोशिश करता है कि ये पैकेट अलाउ करें या ना करें। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूं कि एक्सेस जो लिस्ट है, देखो इसको आप सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो देखो, यहाँ पे मान लो एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? हेलो लेट सर। सपोज, हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। सबको नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, हम लोग को दिख नहीं रहा है। दिख रहा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा। यस सर। अच्छा, हाँ हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा। बाकी लोगों को दिख रहा है, मतलब मेरे तरफ से ट्रांसमिशन तो हो रहा है, बट आपका नेटवर्क कम होने की वजह से वो आपकी तरफ रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, 2-3 मिनट वो आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर अपन एक काम करते हैं, ये आपका एक नेटवर्क है जीसी बिलासपुर का, और ये बाहर का इंटरनेट है। यहाँ पे एक काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखते हैं अपन। सिक्योरिटी गार्ड मान लो ऐसा है कि लेट सपोज यहाँ पे कोई किसी को बाहर जाना है, ठीक है। तो यहाँ का बंदा बोला कि मैं बाहर जाता हूँ, और सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया। सिक्योरिटी गार्ड बोला ठीक है सर आप जाओ बढ़िया बाहर। यहाँ पे ये गया और कुछ खा पी के वापस आया। सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि मैं वापस आ गया हूँ, बोला ठीक है सर आप अंदर चले जाओ, और आप वापस अपनी जगह पे आ गए। ये अच्छी बात है। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई इंटरनेट में अनऑथराइज यूजर या हैकर या कुछ भी है, वो अगर आने की कोशिश यहाँ पे किया, सिक्योरिटी गार्ड बोला कि आपको किससे मिलने जाना है, ये बोला कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स के या सीएस डिपार्टमेंट में जाना है। तो वो बोला कि लेकिन आपका तो नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आपको तो कोई बोला नहीं है कि आप आ सकते हो करके, आपको मैं जाने नहीं दूंगा, तो आप वापस जाओ। तो वो वापस चले जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के पास एक लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि किसको आगे आने दे या किसको रोकें। वैसे ही एक लिस्ट हम लोग बना दिए सेट ऑफ रूल्स का, उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब किसको एक्सेस का कंट्रोल देना है, किसको नहीं देना है, वो एक लिस्ट में मौजूद है। वो लिस्ट कहलाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा इसको मैं आपको बताऊं, तो एक्सेस लिस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो एक्सेस लिस्ट दो प्रकार से होता है। एक होता है नंबर्ड, और एक होता है नेम्ड। अच्छा, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है तो तुरंत तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको मतलब देखना चाहते हो ना, इसको करके परफॉर्म करके, या कंप्यूटर साइंस आईटी वाले लोग जो इसका प्रैक्टिकल अगर किए होंगे तो नहीं मालूम, लेकिन आप इसका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, सिस्को का होता है पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट वर्जन। इसका स्टूडेंट वर्जन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और आप उसको अपने कंप्यूटर पे चला सकते हो, और उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का आप राउटर को लगा दो, बढ़िया एक नेटवर्क बना दो, और आप मान लो लेट सपोज मैं कहाँ बनाऊं, थोड़ा जगह नहीं है क्या? यहाँ पे मान लो ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब लेट सपोज ए को ऐसा है कि डी तक नहीं, मतलब डी ए का कोई डेटा रिसीव नहीं करना चाहता, तो ये अपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, अपने पर्टिकुलर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में भी डाल सकता है कि मेरे को ए का डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए का पर्टिकुलर मेरे को यही डेटा नहीं चाहिए, मान लो मेल से कोई आएगा तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका अगर कोई और दूसरा रिक्वेस्ट आया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये सब जो सेट ऑफ रूल्स बनते हैं उसको एसीएल कहा जाता है। तो एसीएल ना जो एक्सेस लिस्ट है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नंबर्ड और एक होता है नेम। नंबर्ड का मतलब ये होता है, आप मान के चलो कि जिसकी नंबरिंग होती है, और नेम्ड का मतलब ये होता है जो नेम दिया जाता है, मतलब कि अपन एक नाम दे देते हैं एक लिस्ट को,
कि पर्टिकुलर इतना को मान लो CCNA एक नाम दे दिया गया, और ऐसा भी हो सकता है कि इतने पर्टिकुलर को एक नंबर दे दिया गया कि भैया ये 10 नंबर है, ये 20 नंबर है, ये 30 नंबर है। नंबरिंग जब की जाती है तो वो नंबर्ड एक्सेस लिस्ट कहलाता है, और जब उस लिस्ट को कोई नाम दे दिया जाता है तो उसको बोला जाता है नेम्ड एक्सेस लिस्ट। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नंबर्ड और नेम्ड के भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि नंबर्ड एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड होता है, और नंबर्ड एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड भी होता है। वैसे ही नेम्ड जो लिस्ट है वो भी स्टैंडर्ड होता है, और आपका नेम्ड जो आपका लिस्ट है वो भी आपका एक्सटेंडेड होता है। मतलब अगर आप बोलो कि एक्सेस लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्सेस लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। लेकिन और दो प्रकार के भी होते हैं, नंबर्ड एक्सेस लिस्ट और नेम्ड एक्सेस लिस्ट भी होते हैं। तो आपको मैं ऐसे क्लासिफिकेशन बताया कि एक्सेस लिस्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नंबर्ड और नेम्ड। इसके अंदर में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड होता है, नेम्ड भी स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों टाइप का होता है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये वर्किंग मतलब ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए आपको मैं पहले एक शब्द और बता देता हूँ कि ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल अपन जो बोले हैं, ACL को जी सेंसर, एक सेकंड होल्ड करना ना। हेलो। हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ अच्छा। अच्छा, थापक सर से। हाँ उनकी ट्रेनिंग चल रही है सर, IoT, वो साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स वगैरह की। अभी मैं वही ट्रेनिंग, हाँ मैं वही ट्रेनिंग ही ले रहा था। वो चार सबकी अलग अलग है सर। मेरी जैसे साइबर सिक्योरिटी में 4 से 6 होता है, रोबो IoT सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होता है, और रोबोटिक्स होता है दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शायद। ये सर लगभग 200 घंटे का है, तो उसमें अभी हम लोग 25-26 घंटे पहुंचे हैं अभी। 25-26 घंटे हुए हैं अभी उसमें। तो प्रिंसिपल सर बोलेंगे तो सर जिस दिन रखेंगे उस दिन हम लोग वो करेंगे, रोकेंगे फिर अपना। वेडनेसडे को? वेडनेसडे कब है मतलब परसों? वेडनेसडे मतलब परसों? ठीक है सर, प्रिंसिपल सर बोलेंगे तो कर देंगे। बाकी परसों सर वो भी है ना, टेक्यू प्रीव्यू मीटिंग भी है आप लोगों का। प्रिंसिपल सर शायद वहां पे बिजी रहेंगे मेरे ख्याल से, डायरेक्टरेट में। हाँ हाँ हाँ। आज 17 है सर। हाँ 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 हाँ। हाँ सर कर सकते हैं अभी इसको। हाँ हाँ सर, 10:45 से तो मीटिंग है। अभी वो दिवाकर सर का भी कॉल आया था उसी को रखने के लिए। हम्म, हाँ 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 सर। ठीक है। हाँ आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, मैं तो रख दूंगा सर यहाँ पे। हाँ 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 जी सर। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ ये सर। ठीक है सर, आप मेरे को डेट और टाइम बता दीजिएगा, मैं सेट कर दूंगा। ठीक है सर। थैंक हाँ
तो वैसा टेस्ट करने का क्या मतलब सर? मैं स्थापक सर से टेस्टिंग ले लूंगा, मैं टेस्टिंग करा लूंगा, बाकी सब लड़कों को जोड़ने का तो उस समय कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है मेन। हाँ वो तो हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 ठीक है ना सर। हाँ 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 ठीक है सर। हाँ 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 ये सर, ये सर। हाँ 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 ठीक है सर, आप डेट टाइम बता दीजिएगा। ठीक है सर। ओ हाँ। हाँ ओके। हेलो। हेलो। यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। अरे कुछ नहीं यार, वो फिर से वो एक वेबिनार टाइप का करवाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे को ही क्यों पकड़ते हैं यार जबरदस्ती, मैं पगला जाता हूँ इन लोग के चक्कर में। चलो कोई सर नहीं। हाँ बोलो। सर वो हाँ मैं आपको एक बार बोली थी ना सर, वो एम्बेडेड सिस्टम वाला और या वीएलएसआई करके, तो आप बोल रहे थे कि उसका भी एक बार वेबिनार करवाएंगे करके, एक आपके फ्रेंड है करके बताया था। हाँ हाँ एम्बेडेड या वेबिनार, हाँ कराऊंगा। एम्बेडेड सिस्टम पे, एम्बेडेड पे बोला था क्या, या कुछ और? सर चलो वीएलएसआई था शायद सर। अच्छा ठीक है, पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन ये सब बारे में बात करेंगे, यस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। कहाँ थे अपन? हाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो एक्सेस लिस्ट है ना, कि अब किसको एक्सेस दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, ये दो प्रकार से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, कि ये नंबर्ड होगा या नेम्ड होगा। उसके अलग अलग प्रकार हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एसीएल को लेयर 3 सिक्योरिटी भी बोला जाता है, लेयर 3 सिक्योरिटी। ये इसलिए होता है क्योंकि लेयर 3, अगर आपको ओएसआई मॉडल का याद होगा नीचे से, तो फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसको एसीएल कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर में पैकेट्स की बात होती है और ये पैकेट को फिल्टरिंग का काम करता है, इस वजह से भी इसको लेयर 3 सिक्योरिटी कहा जाता है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड लिस्ट की बात करूं आपको, तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की अगर मैं बात करूं, ये क्या चीज होता है, और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्या होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टैंडर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता होगा। जैसे आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड नंबर्ड होता है और स्टैंडर्ड आपका एक्स नेम्ड होता है, ये दोनों प्रकार के स्टैंडर्ड लिस्ट हो सकते हैं। और एक्सटेंडेड भी आपका नंबर्ड होता है और आपका नेम्ड होता है, तो ये भी आपके दो प्रकार से लिस्ट बनती है। अब स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की अगर आप बात करो, तो देखो अगर आप नंबर की बात करो, जब हम लोग नंबर्ड की बात करते हैं तो नंबर्ड में क्या होता है कि एक लिस्ट है ना, तो उसमें हम लोगों को कुछ नंबर दिए जाते हैं जब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिस्को का पैकेट ट्रेसर जैसे वो बताया, या कोई भी आप राउटर के अंदर जाते हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं उसके एक्सेस लिस्ट को, तो आप क्या करते हो वहां पे एक कुछ लाइन की प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग आप करते हो जिससे आप सेट करते हो कि किसको परमिशन देना है और किसको डिनाई करना है। तो वहां पे एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है एक लिस्ट का। जैसे एक से 99 नंबर के बीच में अगर आप कोई नंबर यूज कर रहे हो, तो उसको स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की तरह माना जाता है। और अगर आप नंबर 100 से लेके 199 यूज कर रहे हो, तो उसको एक्सटेंडेड, मतलब कोई चीज को एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटेंडेड लिस्ट माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ उसको अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इस अगर आपने कोई मतलब प्रोग्रामिंग की और आपने नंबर दे दिया कि भैया 1 से लेके 99, मतलब आपने मान लो 10 नंबर दे दिया कि लेट सपोज आपने 10 नंबर पे किसी को 10 से डिनाई करवाना शुरू किया, कोई आईपी एड्रेस को। 20 में आपने कोई दूसरा डिनाई करवाया कोई और आईपी एड्रेस को, ऐसे करके आपने डिनाई या परमिशन देने की कोशिश की। तो ये जो अगर कोई संख्या, अरे यार एक मिनट बस ना होल्ड करना इनको। हेलो। हाँ सर।
हाँ ठीक है, थर्सडे को कितने बजे सर? ठीक है, थर्सडे 11 बजे मैं शेड्यूल कर देता हूँ सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वैसे तो स्थापक सर हर बार बीओजी में आते हैं, लेकिन मैं फिर भी करा लूंगा सर उनसे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ 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 ठीक। हाँ 250 लोग एट अ टाइम आ सकते हैं बस। हाँ तो फर्स्ट ईयर आ जाएगा सर। हाँ फर्स्ट ईयर वो आते नहीं है सर, सब बच्चे आएंगे नहीं। मैं पूरे इंडिया में वेबिनार कराया तो 250 आए नहीं कभी तो अपने। हाँ हाँ, नहीं आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर को भी बोलेंगे ना तो भी 250 नहीं होगा सर। मैं अभी तक 17 वेबिनार हो चुके हैं, मैं उसका एक्सपीरियंस है वो। हाँ आप पूरे कॉलेज को बुला लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं आते एट अ टाइम 250 होने चाहिए सर। वो मतलब उतने कोई संभाल पाता है। हाँ 250 से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप बोलेंगे कि अभी एट द टाइम कोई 250 से ज्यादा कभी होते ही नहीं है, कभी आज तक नहीं हुए। हाँ आते ही नहीं है, हाँ इसीलिए। हाँ हाँ बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए सर, कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इसीलिए वो आप मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ ना सर, पहले मेरे को भी ये लग रहा था, अब हमेशा बोलता हूँ पूरे कॉलेज में तो भी उतना नहीं होता, 200 भी क्रॉस नहीं होता कभी। हम्म। हाँ सर। हाँ 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 सभी लड़के आ सकते हैं। जी सर। सर मैं आपको थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, क्योंकि मेरी वो क्लासेस चल ही रही हैं, तो मैं उनको अभी थोड़ा रोक के रखा हूँ। आपको मैं आधा पौन घंटे बाद लगा देता हूँ आपको। हाँ 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 ये सर, हाँ। ओके। हाँ, कहाँ थे यार, भूल गया। हम्म, तो स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। हाँ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में थे अपन। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो नंबर्ड होता है, जब अपन कोई किसी को नंबर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर्ड हो जाता है। नहीं तो अगर इसी को मैं ऐसे लिख लूं, ACL 10 डिनाई ये, ACL 20 या ACL कुछ दूसरा नाम दे दूं, और ये मतलब मेन अपनी बात ये कोडिंग में होनी है या फिर इस प्रोग्रामिंग में होती है, डिनाई करना है या परमिशन देना है, वो ये है। इसमें अगर आप सामने नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो उसको, इस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो नंबर्ड कहलाता है। और अगर आप किसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो नेम्ड कहलाता है। इतना ही है। ये आपको ये दो क्लासिफिकेशन से आपको सिर्फ यही चीज समझना है। लेकिन आपको मेन समझना है कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट जो एक्सेस प्रोवाइड करती है, उसमें वो कोशिश करती है ब्लॉक करने का। वो एक नेटवर्क को ब्लॉक कर सकती है, पूरे एक नेटवर्क को, समझ रहे हो ना, पूरा एक नेटवर्क को वो ब्लॉक कर सकती है कि यहाँ से कोई पैकेट नहीं आएगा। एक होस्ट को वो ब्लॉक कर सकती है कि पर्टिकुलर होस्ट से मेरे को कोई नेट नहीं चाहिए। या फिर कोई सबनेट को कर सकती है। सबनेट मतलब होता है एक नेटवर्क का सब नेटवर्क पार्ट, छोटा सा पार्ट, तो वो उसको सब नेट बोलते हैं। तो वहां से भी नेटवर्क का एक छोटा सा बच्चा उसको भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्सटेंडेड में अगर हम लोग जाते हैं, मतलब जब अपन ये संख्या को अगर थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है उसको समझ में आ जाता है कि अगर कोई नंबर मान लो 150 आपने लिखा और आपने लिखा डिनाई दिस आईपी एड्रेस, तो वो समझ जाएगा कि आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो, आप एक्सटेंडेड सर्विस लिस्ट एक्सेस लिस्ट यूज कर रहे हो। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। इसमें भी आप नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो, इसमें भी आप एक होस्ट को ब्लॉक कर सकते हो, इसमें आप सबनेट को ब्लॉक कर सकते हो, साथ में इसमें आप एक सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हो। अब सर्विस से आप समझ में आ रहा होगा कि कौन से सर्विस होते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्विस होते हैं
जो आपको लगता है कि इस यूजर से ये पर्टिकुलर सर्विस नहीं आने चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर एक लाइन में और बताऊं कि अगर आप किसी नेटवर्क या होस्ट को ब्लॉक करते हो तो उसके सारे के सारे सर्विसेज ब्लॉक हो जाते हैं। ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड। आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना कि एक होस्ट को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो उसके द्वारा कोई भी सर्विस प्रदान नहीं की जाएगी, सब ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे होस्ट को ब्लॉक करते हो तो वो आगे पूछता है कि आपको कोई सेलेक्टेड सर्विस को ब्लॉक करना है क्या। मतलब यहाँ पे अपन सेलेक्टेड सर्विस को कैन बी ब्लॉक्ड, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आपको HTTP एक प्रोटोकॉल है या एक सर्विस है, इस सर्विस से अगर कोई भी डेटा जा रहा है इस प्रोटोकॉल की मदद से तो उसको ब्लॉक कर दो, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि टेलनेट से अगर कोई डेटा जा रहा है या FTP से कोई डेटा अगर आपका ट्रांसमिट हो रहा है तो उस सर्विस को ब्लॉक कर दो, तो पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड में यही एक फायदा हुआ कि हम लोग पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिए। मतलब ये फैसिलिटी हमारे पास रहता है, ठीक है। इसकी एक खास बात आपको बताता हूँ कि इसमें जो फिल्टरिंग होता है, बेसिकली काम तो फिल्टरिंग करने का ही है। तो इसमें जो फिल्टरिंग होता है वो सोर्स आईपी एड्रेस, जो सोर्स से आईपी एड्रेस आ रहा है उसको देख के फिल्टरिंग होता है कि आप आ कहाँ से रहे हो। मतलब जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, वो पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, ये बोला मैं चाइना से आ रहा हूँ, तो बोला चाइना मेरे ब्लॉक लिस्ट में है, आपको नहीं आने दूंगा। वो उसको सोर्स आईपी एड्रेस से मतलब होता है कि आपका सोर्स आईपी एड्रेस कहाँ का है, और वो अगर मेरे मालिक बोले हैं कि मेरे को ब्लॉक करना है तो उसको ब्लॉक कर देगा वो। लेकिन आपका अगर एक्सटेंडेड सर्विस लिस्ट की बात की जाए तो ये अलग हर टाइप की फिल्टरिंग करता है। मतलब ये फिल्टरिंग अगर आप देखें तो ये सोर्स आईपी एड्रेस को भी देखता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को भी देखता है कि आपको जाना कहाँ है। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड मान लो यहाँ बैठा है और ये जीसी बिलासपुर है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी ने बोला है कि मेरे को आज किसी से नहीं मिलना है, लेकिन सीएस डिपार्टमेंट के ने बोला है कि मेरे को मिलना है। अब ये आया और बोला कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलना है, तो वो रोक देगा उसको, क्योंकि वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को भी फिल्टर करने की कोशिश करता है। इवन वो प्रोटोकॉल्स को भी करता है कि आप किस प्रोटोकॉल से आ रहे हो। मतलब वो प्रोटोकॉल को भी मेजर करता है कि उस चीज को भी फिल्टर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इवन पोर्ट नंबर भी वो फिल्टर कर सकता है कि किस पोर्ट नंबर से आप आ रहे हो। ये समझ में आया क्या? एक्सटेंडेड जो एक्सेस लिस्ट है वो स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप मैं ये आपको एक ये बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, और यहाँ से आप कनेक्टेड हो, और यहाँ से कोई आपका इंटरनेट, यहाँ से कुछ चीजें से मान लो सर्वर है, यहाँ से आप डेटा लेना चाह रहे थे और आप यहाँ पे यूजर हो, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कहाँ पे देंगे? देखो ये तो एक लिस्ट है, सेट ऑफ रूल्स है जो चीज रोकने में मदद करेगा। तो इसको किसको दें? क्या इस राउटर को दें वो लिस्ट, इसको दें या इसको दें, किसको दें? तो स्टैंडर्ड आई जो एक्सेस लिस्ट होता है वो हमेशा याद रखना नियर टू डेस्टिनेशन होता है। मतलब कि जहां पे आप रहोगे ना उसके पास वाला जो भी राउटर रहेगा उसके पास ये हमेशा मौजूद होता है, नियर टू डेस्टिनेशन। इसका जो ये अप्लाई किया जाता है वो नियर टू डेस्टिनेशन किया जाता है, ठीक है। और अगर आप एक्सटेंडेड लिस्ट की बात करोगे तो एक्सटेंडेड लिस्ट सीधा सोर्स के पास वाला जो है ना, या आपके नेटवर्क है उसमें जहां से मेन एंट्री हो रही है जिस राउटर से, वो सोर्स अगर आप बोलें तो अप्लाइड नियर सोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेस लिस्ट कहाँ कहाँ दिया जाता है, एक्सटेंडेड सोर्स के पास दिया जाता है और वहीं स्टैंडर्ड वाला आपका डेस्टिनेशन के पास रहता है। अब आपको मैं जैसे इसका कुछ एग्जांपल बताऊं कि जब प्रोग्रामिंग करते हैं आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो इसके प्रोग्रामिंग के हैं। तो उसमें आपको एक दो लाइन में बताता हूँ प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो
अपन यहाँ पे 10 नंबर दे दिए और आपने लिख दिया एक्सेस लिस्ट। आपने जैसे इसको एंटर किया तो तुरंत वो आया कि एक्सेस लिस्ट, मान लो नेक्स्ट लाइन आता है तो अपने आप यहाँ लिखा के आ जाता है 10 एक्सेस लिस्ट। उसके बाद आपका, आप क्या करना चाहते हो, बेसिकली पहले डिनाई करना चाहते हो, तो आप एक काम करोगे, डिनाई किसको डिनाई करना है, एक होस्ट को डिनाई करना है। उसका आईपी एड्रेस बताओ, तो उसका आईपी एड्रेस मान लो ये है। तो अब क्या होगा, इस आईपी एड्रेस से कुछ भी चीज आएगा तो उसको एक्सेस लिस्ट डिनाई कर देगा, ठीक है। और ऐसा ये बहुत सारा चीज कर सकता है, मतलब यहाँ पे मान लो 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लिखा, डिनाई इसको कर दो, डिनाई इसको कर दो, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा लास्ट में एक लाइन जरूर जोड़ना, वो होता है एक्सेस लिस्ट परमिट एनी। मतलब कि ये इस चीज को दिखाता है कि आप इस चीज को डिनाई कर दो, इसको डिनाई कर दो, इसको डिनाई कर दो, लेकिन इनके अलावा सबको परमिट कर दो। अगर आप ये नहीं लिखे हो तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए एक्सेस लिस्ट कभी भी जब बनाया जाता है, आप या जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं एक्सेस लिस्ट के बारे में, तो कुछ जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो ये होता है कि सारे के सारे डिनाई स्टेटमेंट, जो डिनाई स्टेटमेंट होते हैं उसको सबसे पहले दिया जाता है, हैव टू बी गिवन फर्स्ट। उसको पहले आप दे दो और उसके बाद, या एक रूल ये भी रहता है, देयर शुड बी एट लीस्ट वन परमिट स्टेटमेंट। आपको मैंने जैसे बताया कि पूरे एक्सेस लिस्ट में एक परमिट स्टेटमेंट होना चाहिए जो आपको परमिशन दे कि ठीक है भैया इतने लोगों को डिनाई करना है लेकिन बाकी को परमिट करना है आपको। और आपको एक्सेस लिस्ट के बारे में एक और खास बात बताता हूं कि ये वर्क करता है इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये वर्क करता है। सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में क्या होता है, जैसे ही मान लो इस राउटर के पास आया तो वो अपना एक्सेस लिस्ट चेक करता है, तो सीक्वेंस ऑर्डर में चेक करता है। मतलब ऊपर को पहले चेक किया कि आप ये थोड़ी हो, फिर वो नीचे को चेक किया आप ये थोड़ी हो, ये थोड़ी हो, और जहां पे मैच कर जाता है वहां पे वो ले लेता है कि भैया आपको डिनाई कर दिया गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाके वो चेक करना शुरू कर दिया। जो एक्सेस लिस्ट होता है वो सीक्वेंस ऑर्डर में वर्क करता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या, ये वाला टॉपिक? सर एक बार और बताइए ना। हाँ, और किसी को कुछ अभी पूछना हो तो मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा इस टॉपिक का। और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकल यूज प्रोग्रामिंग में, में इसको कैसे यूज करें हम। प्रोग्रामिंग में मैं मतलब आप डायरेक्ट राउटर को तो यूज कर नहीं सकते। मतलब आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट के थ्रू, अगर आपको इसको सिम्युलेटर के थ्रू आपको देखना है तो आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए जो पैकेट ट्रेसर वाला है सिस्को का। उसमें आपको एक बढ़िया वो मिलेगा, एक फ्री स्पेस मिलेगा ऐसा ब्लैंक सा, और इसमें आपको छोटे छोटे राउटर बने होंगे। आप ड्रैग करो ड्रॉप करो, यहाँ पे आप राउटर ले आओ, यहाँ पे एक राउटर ले आओ, यहाँ पे एक राउटर ले आओ, और यहाँ पे आप इनको, इस राउटर को डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर दो ऐसे करके। उसके बाद आप क्या करोगे, लेट सपोज ये वाला जो ए है इसको डेटा यहाँ यहाँ से चाहिए, लेकिन ये वाले आईपी एड्रेस से उसको डिनाई करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे या फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, और कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे कोडिंग रहता है आप वहां पे जाके ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स आप वहां पे लिख सकते हो कि मेरे को एक्सेस इस पर्टिकुलर राउटर का या इस पर्टिकुलर डिवाइस का जो एक्सेस लिस्ट है वो ये है कि ये वाले को मेरे को डिनाई करना है, इसको मेरे को परमिट करना है, वगैरह वगैरह। आप वैसे उसको यूज कर सकते हो। आप कभी वैसे मेरे हिसाब से आप लोग क्लास हो जाएगी ना तो एक बार एक्सेस लिस्ट के नाम से आप या एसीएल के नाम से यूट्यूब में सर्च करना, क्योंकि यूट्यूब में जितने वीडियो है ना ऑलमोस्ट सब लोग ने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही समझाया है। तो आपको अगर
प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ नहीं हुआ, आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप एक बार यूट्यूब में देख लेना, उसमें आपको वो सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, ठीक है यस ना? सर। हाँ, ओके। तो देखो, मैं आपको ये टॉपिक बताना चाह रहा था, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ऐसा लिस्ट जो ये बताए कि किसको एक्सेस दिया जाए, किसको एक्सेस नहीं दिया जाए, ये लिस्ट कहलाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनता है? ये लिस्ट कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो रूल कौन डिसाइड करता है? वो यूजर डिसाइड कर लेता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो उस नेटवर्क का मालिक होता है वो डिसाइड करता है वो रूल्स। तो अब बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये पैकेट को फिल्टरिंग का काम कर रहा है। वो आईपी एड्रेस देखता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, और उस हिसाब से वो फिल्टर करने का काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि एक्सेस जो ये लिस्ट है, ये दो प्रकार से होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अब ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड भी नंबर्ड नेम हो सकते हैं। नंबर्ड आपको मैं बताया कि ऐसे लिस्ट जिसके सामने में नंबर लिखा हुआ है, या ऐसे लिस्ट जिसके सामने में कोई नाम दे दिया गया है, उसको बोलते हैं नंबर्ड या नेम्ड। अब नंबर्ड की मैं आपको बात बता रहा हूं कि कंप्यूटर कैसे समझता है कि ये स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है। तो स्टैंडर्ड का एक पर्टिकुलर संख्या दे रखा है कि अगर आप नंबर 1 से 99 तक यूज कर रहे हो तो वो लिस्ट में समझ में आ जाएगा कि आप स्टैंडर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, और स्टैंडर्ड में कभी भी आप सर्विस को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये है। लेकिन एक्सटेंडेड में आपको नंबर यूज करना पड़ेगा 100 से लेके 199 तक। आप अगर 100 से 199 के बीच में नंबर यूज कर रहे हो तो आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप एक नेटवर्क, एक होस्ट, एक सबनेट या एक सर्विस को भी आप ब्लॉक कर सकते हो। सर्विस मतलब क्या? कोई भी सर्विस जो आप HTTP होता है, टेलनेट, FTP, या जो भी सर्विस अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सब पर्टिकुलर सर्विस को अगर आपको किसी से ब्लॉक करवाना है तो, और इवन आप पोर्ट को भी ब्लॉक कर सकते हो। पोर्ट नंबर को भी से भी देख के ब्लॉक होता है कि इस पोर्ट नंबर से अगर कोई चीज आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ये सारी फैसिलिटी आपको एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में मिलता है। और स्टैंडर्ड में तो आपको सिर्फ नॉर्मल चीजों को ब्लॉक करने की फैसिलिटी मिलती है, और अगर आपने किसी को भी ब्लॉक किया तो उससे सब के सब सर्विस ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर इंसान से या उस पर्टिकुलर डिवाइस से कोई भी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। ये आप स्टैंडर्ड में ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसमें फिल्टरिंग भी सिर्फ सोर्स के माध्यम से होता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, अगर गलत जगह से आ रहे हो तो आपको ब्लॉक किया जाए। लेकिन एक्सटेंडेड में आपको सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, हर बेसिस पे आप फिल्टरिंग कर सकते हो। इसलिए एक्सटेंडेड जो सर्विस एक्सेस लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही जनरली लोग यूज करते हैं, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है तो वो भी मैंने आपको बताया कि देखो, अगर सर्वर से मान लो एक यूजर यूज करना चाह रहा है डेटा को, तो ये जो लिस्ट है उसको किसको देगा? तो अपने नेटवर्क के पास में जो सबसे पास में उसके जो रखा हुआ है वो स्टैंडर्ड वाला होता है। मतलब ये स्टैंडर्ड वाला देखता है कि कहाँ से आ रहा है, मैं उसको ब्लॉक करूंगा। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड होता है वो तो डायरेक्ट सोर्स के पास होता है यहाँ पे मौजूद, कि वो सोर्स को भी, IP एड्रेस को भी देखता है, डेस्टिनेशन को भी देखता है, पोर्ट नंबर, सब चीज को ये फिल्टर करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको इसके बाद ये बताया कि इसकी प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखे कैसे जाते हैं। तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। डिनाई यूज होता है कि कोई चीज को अगर डिनाई करना है कहीं से, कि मेरे को यहाँ का इस होस्ट का मेरे को पैकेट नहीं चाहिए, तो मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। और परमिट का मतलब होता है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ किसी चीज को परमिट करने का। अगर आपको पर्टिकुलर 3-4 लोगों को डिनाई करना है तो आप 3-4 लोगों का नाम लिख दीजिए, मतलब डिनाई 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 डिनाई, और फिर लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता है परमिट एनी, मतलब इन लोगों को डिनाई करने के अलावा आप सबको परमिट कर दो। तो ये दो लाइन आपको ध्यान रखना है एक्सेस लिस्ट के लिए, ये डिनाई वाला स्टेटमेंट और परमिट एनी वाला स्टेटमेंट। तो इसके भी कुछ रूल हैं, जैसे मैं आपको बताया कि हर डिनाई स्टेटमेंट, ऑल डिनाई स्टेटमेंट हैव टू गिवन फर्स्ट। मतलब जब कभी भी आप एक्सेस लिस्ट की स्टेटमेंट लिख रहे होते हो तो सबसे पहले डिनाई स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि इसको डिनाई करो, इसको डिनाई करो, इसको। और एटलीस्ट एक लास्ट में परमिट स्टेटमेंट होना ही चाहिए, तभी वो परमिट करेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो सबको डिफॉल्ट डिनाई करना शुरू कर देगा अगर ये नहीं आप लिखोगे तो। और जैसा मैंने बताया कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैच करते जाता है कि फर्स्ट में ये डिनाई हुआ कि नहीं, आप क्या ये हो, अगर ये IP एड्रेस हो तो आपको डिनाई किया जाता है,
अगर आप यहाँ सब से पास हो जाते हो तो फिर आपको परमिट किया जाता है। तो सीक्वेंस ऑर्डर में ये काम करता है। अभी समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा है। हाँ। अब मैं क्या ना, ऐसे तो मैं यही माध्यम से समझा सकता हूँ। आप एक बार मेरे हिसाब से ACL के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब में डालना, आपको हाँ वीडियो मिलेंगे, पक्का बता रहा हूँ। और वहां से आप एक बार उसकी प्रोग्रामिंग देखना कैसे हो रही है, तब मेरी बातों को शायद आप लोग अच्छे से कैच कर पा जाओगे। ठीक है? ठीक है, तो आई होप 5:43 हो गया है, आज का टाइम हो गया है। मैं वैसे एक और फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रॉक्सी पढ़ाने वाला था, लेकिन वो शायद हो नहीं पाएगा। वैसे छोटू सा टॉपिक है, पढ़ा दूं क्या? सर कल कल कराऊं? ठीक है, 5 मिनट का था, लेकिन चलो ठीक है, कल कराएंगे अपन। एक सेकंड, मेरे को अटेंडेंस वगैरह सब लेने दो, जाना मत कोई। सबका यही मन है ना कल कराने का, कि आज किसी का मन है कराने पढ़ने का? कल ही करेंगे। अच्छा, कल ही करेंगे। हाँ हाँ, 1 मिनट और। अच्छा, समझ में तो आया ना आज, कि बिल्कुल समझ में नहीं आया कुछ भी? सब समझ में आया सर आज। हम्म, एक को नहीं, सबको। सब लोग बोलोगे तब तो, बेचारी वो अकेली बोलती रहती है। सब लोग माइक ऑन करके कम से कम इतना बता दो, हाँ या ना। सब लोग यस माइक सर, एक आ साथ गया। ऑन कर दो। यस सर, आ सर, गया। समझ आया। यस सर। अच्छा, यस सर। हम्म, ठीक है, मतलब तुम लोग हो। ठीक है, चलो अटेंडेंस में ले लिया, फिर तुम लोग जाओ, टाटा बाय बाय, अपन मिलेंगे कल। और होपफुली मेरे ख्याल से थर्सडे को इन लोग जैसा बोल रहे हैं कि एक स्थापक सर से कुछ मोटिवेशनल टॉक कराने का, तो वो शायद थर्सडे को होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो टाटा बाय बाय। हम लोग को भी आना पड़ेगा सर? नहीं, आना वाना नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगा ऑनलाइन। हाँ मतलब यही सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। हाँ ओके, बाय। ठीक है सर।